प्रीतिका जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, यानी मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले की 2 वीडियो में हमने व्यक्तित्व का अर्थ, उनकी परिभाषाएं, प्रभावित करने वाले कारक और उनके प्रकार को समझा। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाकर आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं कि व्यक्तित्व क्या होता है। जो व्यक्ति होता है उसका एक आईना होता है व्यक्तित्व। इसमें व्यक्ति के गुण, लक्षण, विशेषताएं, उसके आंतरिक गुण, उसके बाह्य गुण दोनों सम्मिलित होते हैं। तो वो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। डिटेल में जानने के लिए आप लिंक में जाकर जरूर देख लीजिएगा, वहां पर मैंने डेफिनेशंस को ट्रिक के साथ भी बताया है। तो अब हम देखेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियां, यानी व्यक्तित्व को मापने के कुछ मेथड्स, जो कि हैं 3 प्रकार के, 3 टाइप के। फर्स्ट है जिसमें प्रक्षेपी विधियां, सेकंड है अप्रक्षेपी विधियां और थर्ड है मनोविश्लेषणात्मक विधियां। तो जो हम समझेंगे आज वो है प्रक्षेपी विधियां, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसलिए पहले हम प्रक्षेपी विधियों को अच्छे से समझेंगे। प्रक्षेपी विधियां 6 प्रकार की हैं। रोर्शा परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण जिसे टीएटी कहते हैं, बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण जिसे सीएटी भी कहते हैं, वाक्य पूर्ति या कहानी पूर्ति, शब्द साहचर्य विधि, खेल या नाटक विधि। और जो अप्रक्षेपी विधियां हैं ये 2 टाइप की हैं, आत्मनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां। और आत्मनिष्ठ के भी काफी टाइप्स हैं और वस्तुनिष्ठ विधियों के भी काफी सारे टाइप्स हैं। और फिर मनोविश्लेषणात्मक विधियां, इसके भी ये भी 2 टाइप्स की है। इनको हम बाद में समझेंगे। पहले जो हम समझेंगे वो है प्रक्षेपण विधियां, जिन्हें हम प्रक्षेपी विधियां भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रक्षेपण होता क्या है, यानी प्रक्षेपण, जो प्रक्षेपी विधि हम पढ़ रहे हैं वो होता क्या है। तो सबसे पहले ये जो प्रक्षेपण शब्द था इसका प्रयोग किया सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने ये जो प्रक्षेपण शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब बात आती है कि प्रक्षेपण का मतलब होता क्या है। तो प्रक्षेपण का अर्थ होता है आरोपण, यानी किसी चीज को आरोपित करना। और मोस्ट इंपोर्टेंट कि इस जो प्रक्षेपण विधियां हैं इनके द्वारा आखिरकार क्या जाना जाता है। तो इसमें व्यक्ति की जो अचेतन मन की बातें हैं, ये मैं इंपोर्टेंट चीजें आपको बता रही हूँ। अचेतन मन की बातों को जाना जाता है, यानी अचेतन मन में व्यक्ति के क्या चल रहा है, उनके क्या विचार हैं, क्या व्यूज हैं, उनको जाना जाता है प्रक्षेपण विधि के द्वारा। यानी एक तरीके से अपने जो विचार है, व्यूज है, आइडियाज है, उनको प्रक्षेपित करना, आरोपित करना। लेकिन यहाँ पर जो अपने विचार अभिव्यक्ति है वो व्यक्ति डायरेक्ट ना कर, स्वयं ना कर किसी अन्य उद्दीपक के माध्यम से करता है, अन्य उद्दीपक के द्वारा। अब ये जो अन्य उद्दीपक है ये क्या है? अन्य उद्दीपक यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार और अभिव्यक्तियों को व्यक्त करता है। यानी जो अचेतन मन में उसकी जो गुण, लक्षण, विशेषताएं हैं वो उनको वो प्रक्षेपित करता है, आरोपित करता है, कह सकते हैं, या फिर व्यक्त करता है। किसके द्वारा? अन्य उद्दीपक, यानी किसी अन्य माध्यम के द्वारा। व्यक्ति को पता भी नहीं होता है कि उसके अचेतन मन में, क्योंकि अचेतन मन हमारा क्या होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड जो कि 90% होता है और 10% हमारा चेतन माइंड होता है। लेकिन इसमें 90% में व्यक्ति के अंदर क्या क्या चीजें उसे खुद को भी नहीं पता। जब धीरे धीरे इन परीक्षण व्यक्ति पे किए जाते हैं तो उसकी जो अनकॉन्शियस माइंड में बातें हैं उनको वो धीरे धीरे संवेगों को वो प्रकट करता है। तो ये था प्रक्षेपण कि सबसे पहले प्रयोग किया सिगमंड फ्रायड ने। इसका अर्थ होता है आरोपण करना या आरोपित करना। इसमें अचेतन मन की बातों का पता लगाया जाता है और यहाँ पर व्यक्ति स्वयं डायरेक्ट अपनी बातों को नहीं बताता है, अन्य उद्दीपक के माध्यम से, किसी व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से बताता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब हम इसकी जो 6 प्रकार हैं, 6 विधियां हैं, उनको एक एक करके जानेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रक्षेपण विधि में रोरशा शाई धब्बा परीक्षण।
जिसे रोरसा मसी लक्ष्य परीक्षण भी कहा जाता है, IBT भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में IBT की फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंक ब्लॉट टेस्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसे हम यही कहेंगे स्याही धब्बा परीक्षण। तो ये जो परीक्षण था, ये जो वो दिया हरमन रोरसा ने। ये स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक थे और ये जो परीक्षण दिया वो दिया 1921 यानी 1921 में इस परीक्षण का प्रतिपादन किया गया। ये जो परीक्षण था इसमें जो ये रोरसा थे, इनका मानना था हरमन रोरसा का कि जो व्यक्ति का अचेतन मन होता है सारे कार्य वहीं से संचालित होते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक परीक्षण रेडी किया जिसमें 10 कार्ड होते हैं। कार्ड की टोटल संख्या होती है कितनी? 10, जिसमें 5 कार्ड होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट यानी काले और सफेद, 2 कार्ड होते हैं काले व लाल ब्लैक एंड रेड, और 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिनपे कई कलर्स होते हैं यानी कई कलर्स के स्याही के धब्बे लगे होते हैं। ये जो 10 कार्ड होते हैं इन पे स्याही के धब्बे लगा दिए जाते हैं, यानी जैसे कि 5 कार्ड पे तो काले और सफेद रंग के धब्बे लगाए जाते हैं, 2 कार्ड पे काले और लाल रंग के धब्बे लगा दिए जाते हैं, 3 कार्ड पे कई रंगों के धब्बे लगा दिए जाते हैं। और फिर जिन बच्चों का या फिर कहें कि जो भी परीक्षार्थी है जिनके ऊपर परीक्षण किए जाने वाला है, उनको थोड़े से निर्देशन यानी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, एक एक करके उनको सारे कार्ड्स को दिखाया जाता है। तो फिर बच्चे अपने हिसाब से किसी को उन कार्ड्स में कह सकते हैं कि किसी को पशु नजर आता है, किसी को फूल नजर आता है, किसी को भूत नजर आता है, किसी को पहाड़ नजर आता है। तो इस हिसाब से बच्चों को अलग अलग चीजें नजर आती है। और उस टाइम जब उनका परीक्षण हो रहा होता है तो जो परीक्षण कर रहा होता है वो क्या करता है कि एक उनके साथ जो भी वो बोल रहे हैं, जो भी वो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उन्हें वो अंकित करते जाते हैं ताकि लास्ट में वो एक डिसीजन पे पहुंच सके कि मतलब क्या इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और ये किस तरीके का बच्चा है। जैसे कि मान के चलिए किसी बच्चे ने पूरी की पूरी आकृति पे ध्यान दे रहा है तो कह सकते हैं कि वो थोड़ा सैद्धांतिक है, या अगर वो छोटे छोटे आंशिक भागों पर ध्यान दे रहा है तो कह सकते हैं वो मतलब काफी अवेयर वाला है, जो छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देता है। तो इस तरीके से बच्चों का अवलोकन किया जाता है। ये जो परीक्षण है वो 13 से 19 वर्ष के बच्चे यानी किशोर जो बच्चे होते हैं, किशोर और किशोरी, उनके लिए बहुत उपयोगी है। और इसमें जो मैटर करता है जब बच्चे का परीक्षण हो रहा होता है तो किन चीजों पर डिपेंड करता है, वो है स्थान, गुण, विषय और समय। मतलब वो किस स्थान पर है, उसमें क्या गुण है, क्या क्वालिटीज है, किस सब्जेक्ट के ऊपर वो क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, उस समय कैसा है, क्योंकि सारी चीजें ये ओवरऑल डिपेंड करती है परीक्षण पे। और ये जो परीक्षण है इसके माध्यम से बच्चे के ज्ञानात्मक, भावात्मक और जो क्रियात्मक पक्ष हैं उनका मापन किया जा सकता है। इसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि अगर बच्चे में या किसी भी व्यक्ति में कोई मानसिक रोग है तो उसका क्या कह सकते हैं, एक तरीके से निदान उपचार किया जा सकता है, उसका पता लगाया जा सकता है। यानी एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर जैसे कि मान के चलिए किसी बच्चे को कार्ड में फूल दिखता है या पहाड़ दिखते हैं तो कह सकते हैं कि वो प्रकृति प्रेमी है, उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो कैसी है, प्रकृति, नेचर लविंग वाला व्यक्ति है वो। या फिर किसी को भूत प्रेत दिखता है तो हो सकता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा भय या डर बैठा हुआ है। तो इसी तरीके से कार्ड दिखा दिखा के उन बच्चों का परीक्षण करते हैं और उन्हें तुरंत अंकित करते चलते हैं। तो ये था रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, जिसमें कार्ड पे स्याही के धब्बे लगाए जाते हैं और बच्चों को एक एक कार्ड को दिखाया जाता है, बच्चे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उन्हें अंकित किया जाता है और एक डिसीजन पे पहुंचा जाता है कि इस बच्चे का ओवरऑल पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो ये था हमारा पहला परीक्षण। और सेकंड परीक्षण है प्रासंगिक बोध परीक्षण, जिसे TAT कहते हैं, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, एग्जाम में CAT की और TAT की दोनों की फुल फॉर्म पूछी गई है। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसे कहते हैं प्रासंगिक बोध परीक्षण। अब बात आती है किसने दिया, तो ये जो परीक्षण बनाया था ये बनाया था HA मुर्रे ने। ये बनाया गया 1935 में और उसके बाद इन्होंने संशोधन किया 1938 में। इस परीक्षण में क्या होता है, इस परीक्षण में 30 कार्ड पर 30 चित्र बनाए जाते हैं। 30 कार्ड पर 30 चित्र होते हैं, जिनमें 10 कार्ड पर 10 जो कार्ड होते हैं वो होते हैं पुरुषों के लिए और 10 कार्ड होते हैं महिलाओं के लिए और बाकी के जो 10 कार्ड होते हैं वो होते हैं दोनों के लिए। इस तरीके से ये 30 कार्ड होते हैं। उसके बाद एक कार्ड और होता है जो कि होता है सादा।
सादा यानी सिंपल, यानी इसमें कोई चित्र वगैरह नहीं बना होता है। और जो ये 30 चित्र बने होते हैं, ये 30 की 30 चित्र में स्त्री और पुरुषों के चित्र बने होते हैं। अगर बात करें कि चित्र कितने हैं, तो चित्र तो है 30, जो कि 30 कार्ड पर बने हुए हैं, लेकिन कार्ड कितने हैं, तो कार्ड है यहाँ पर टोटल 31, क्योंकि एक कार्ड कैसा है, सादा। फिर यहाँ पर क्या किया जाता है, व्यक्तियों की जो या जो बालक है उसकी उम्र के अनुसार उनको 31 में से 20 कार्ड दिए जाते हैं। अब ये 20 कार्ड भी 2 पारियों में दिए जाते हैं, एक बार में 10 और एक बार में 10, यानी 19 प्लस में 1। और जो एक कार्ड है इसमें सादा होता है और 19 कार्ड पर चित्र बने होते हैं। जो ये एक कार्ड है इसे सबसे लास्ट में, इस एक कार्ड जो कि सादा है उसे लास्ट में दिया जाता है। 10-10 करके 2 पारियों में कार्ड दिए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है, उन पर जो चित्र बने होते हैं स्त्री पुरुष के, उनसे पूछा जाता है कि मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके प्रति आपके क्या विचार हैं, क्या प्रभाव है, क्या परिणाम है, उनसे पूछा जाता है। या फिर कह सकते हैं कि कोई थीम उन्हें दिखाई जाती है, एक के बाद एक कार्ड दिखाए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है, उनसे एक कहानी बनवाई जाती है कि इस पर चित्र दिखाया कि इस पर आपको एक कहानी सुनाई है। फिर वहां पर वो व्यक्ति कहानी सुनाते हैं और यहाँ पर समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं होती है। और ये जो परीक्षण है ये प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए और 14 वर्ष से ऊपर के बालक बालिका है उनके लिए काफी उपयोगी है। 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों पर ही इनका प्रयोग किया जाता है या फिर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए ये उपयोगी है। इसमें क्या होता है, उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए कि कुछ बच्चों को कार्ड दिखाए जिनमें स्त्री पुरुष के चित्र बने हुए थे। अब उन बच्चों को दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस पे कोई कहानी बताइए, तो कोई कहेगा कि पड़ोस में झगड़ा हो गया है तो ये स्त्री पुरुष वहां पर जा रहे हैं, कोई कहेगा कि पड़ोस में दादाजी बीमार हैं तो वो वहां जा रहे हैं, कोई कहेगा कि आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो इससे क्या है, जो परीक्षक है वो पता लगाता है कि बालक के आपस, क्योंकि इसमें क्या पता लगाया जाता है, सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों का इस प्रयोग के माध्यम से पता लगाया जाता है। तो जब बच्चा क्या करता है, वो जो चित्र देखता है तो उसमें वो चित्र के पात्र को स्वयं मान लेता है और फिर वो एक तरीके से ये मानो वो अपनी ही कहानी सुनाता है उसमें, और वो अपनी कहानी सुनाता है जिससे परीक्षक को पता चल जाता है कि उस बच्चे का, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, क्योंकि वो जो चित्र जो है स्त्री पुरुष का उसमें वो स्वयं को देखता है और फिर खुद ही की कहानी सुना देता है। तो इससे उसके आसपास के, अगर वो कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष झगड़ा कर रहे हैं तो मतलब उसका जो सामाजिक, समाज का, उसके घर परिवार का वातावरण हो सकता है कि झगड़ालू हो, या फिर कह सकते हैं कि आसपास का जो वातावरण है वो सही नहीं है। मतलब इस तरीके से वो जिस हिसाब से वो जिस अकॉर्डिंग, जिस बेस पे वो कहानी सुनाते हैं उस कार्ड को देखकर परीक्षक उसी हिसाब से उनके व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। तो ये थी टोटल प्रासंगिक बोध परीक्षण, ये थीमेटिक। थीमेटिक क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर हर एक कार्ड में एक थीम दिया जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन से परीक्षण में थीम दिया जाता है तो वो है थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, यानी प्रासंगिक बोध परीक्षण। थीम यानी प्रसंग, प्रासंगिक आया ना यानी प्रसंग, उसका बोध करवाया जाता है। तो इसमें 31 कार्ड होते हैं लेकिन चित्र कितने होते हैं, 30, एक कार्ड होता है सादा। तो ये था हमारा सेकंड परीक्षण। थर्ड है बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, इसे बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण भी कहा जाता है, यानी CAT। CAT का फुल फॉर्म होगा चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट, यानी बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। इसकी फुल फॉर्म है, इसे जरूर याद कीजिएगा। ये जो परीक्षण है वो दिया लियोपोल्ड बेलेक ने, कहीं कहीं इनका नाम बेलोक भी आता है, तो बेलोक वो आप देख लीजिएगा। लियोपोल्ड बेलेक ने दिया था 1948 में। इसमें जो प्रयोग था वो किया गया 10 कार्ड के जरिए। इसमें जो कार्ड थे उनकी संख्या कितनी थी, 10 कार्ड थे जिन पर जानवरों के चित्र बने हुए थे। ये जो प्रयोग है, परीक्षण है, ये 3 से 10 या 3 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी था। इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इस परीक्षण को किया जाता है और इसमें बच्चे की, कह सकते हैं कि उनको ये जो कार्ड है इनको दिखाया जाता है जिन पे जानवरों के चित्र बने होते हैं, और कार्ड दिखा के बच्चे से उसको कथानक, उसकी कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। फिर बच्चा कार्ड को देखता है और उसकी एक कहानी या कथानक जो भी उसके मन में आता है उस कार्ड को देखकर वो उसे बताता है, यानी अपने विचार प्रस्तुत उस पर करता है। तो इस तरीके से क्या है कि जो बच्चा है उसकी रुचि, समस्या, व्यवहार आदि का मापन किया जाता है और उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, या फिर कह सकते हैं उसको व्यक्तित्व को सुधारा जाता है।
यानी कह सकते हैं इससे इसके जरिए एक बच्चे की रुचि, व्यवहार हो गया, उसकी समस्या, उसके विचार आदि आदि का परीक्षण किया जाता है, उनका सुधार किया जाता है। अब ये जो प्रयोग है इसे भारत में भी किया गया उमा चौधरी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि जो भारत में थोड़ा सा संशोधन करके इस प्रयोग को किया गया उमा चौधरी के द्वारा। और ये बाल प्रसंगात्मक जो बोध है, यानी ये जो परीक्षण है, इसका जो विचार दिया था वो सबसे प्रथम दिया था अर्नेल्ड नाम के एक डॉक्टर हैं। इन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया था, भारत में प्रयोग किया था उमा चौधरी ने। लेकिन ये परीक्षण किसने दिया, इसके प्रतिपादक कौन है, वो है बेलेक, लियोपोल्ड बेलेक। तो ये मैन है लियोपोल्ड बेलेक, याद करना। इसमें क्या होता है, एक उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि कोई बच्चा है, मान के चलिए उसको गाय का चित्र दिखाया जाता है। अगर वो बच्चे में अच्छे नैतिक भाव है, उसमें नैतिकता है, तो वो कहानी कैसे बनाएगा कि गाय हमारी माता है, गाय से हमें दूध मिलता है, गाय को हमें पालना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे में अनैतिकता के भाव होंगे तो वो क्या कहेगा कि गाय को नहीं पालना चाहिए, गाय गंदा कर देती है। तो इस तरीके से उनके जो विचार है बच्चों के, उनको एक जानवरों का चित्र दिखाकर जाना जाता है, उन पर परीक्षण किया जाता है। और जो परीक्षण है वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से किया जा सकता है। तो बस इस वाले परीक्षण में इतना ही है। मैन है इसमें कि इसमें 10 कार्ड होते हैं जिन पे जानवरों के चित्र बने होते हैं। और नेक्स्ट परीक्षण है वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण, जिसे SCT भी कहा जाता है, यानी सेंटेंस या स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट। ये जो दिया परीक्षण वो दिया पाइन एंड टेंडलर ने, और कब दिया, 1930 में, 1930 में दिया पाइन और टेंडलर ने। और ये भारत में भी इस परीक्षण का निर्माण किया गया था, या फिर कहीं थोड़ा सा संशोधित करके प्रयोग किया गया था, वो किया गया विश्वनाथ मुखर्जी के द्वारा। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये परीक्षण किसने दिया, तो हमें याद रखना है पाइन एंड टेंडलर ने 1930 में। तो ये है वाक्य या कहानी पूर्ति। इसमें कैसे किया जाता है परीक्षण बच्चों का, तो इसमें बच्चों को अधूरा, यानी कोई अधूरा सेंटेंस दे दिया, जैसे कि एग्जांपल पर समझ लीजिए कि मेरी पसंदीदा किताब, और ऐसे ये वाक्य को अधूरा छोड़ दिया गया। तो इधर अगर बच्चा मान के चलिए लिखता है रामायण, तो यहाँ से पता चलेगा कि जो बच्चे का व्यक्तित्व है वो कैसा है, धार्मिक है। और अगर दिया गया कि मेरी फेवरेट मूवी और बच्चे ने लिखा बॉर्डर, तो पता चलता है कि बच्चा मतलब एक देशभक्ति वाला व्यक्तित्व रखता है, देश के लिए मतलब उसका कुछ एक अलग तरीके का व्यक्तित्व है जिसमें देशभक्ति का एक झलक है। अगर वो मतलब जिस हिसाब से उस सेंटेंस को कंप्लीट करता है उसी के अकॉर्डिंग उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। या फिर कह सकते हैं कि उसे कोई अधूरा सेंटेंस जिस हिसाब से वो पूरा कर रहा है उस पे कहा जाता है कि थोड़ी सी कहानी बनाकर बताइए, तो वो कहानी पूर्ति करेगा। या जैसे कहानी दे दी, पहले हमारे एग्जाम्स में आती थी अधूरी अधूरी कहानी जिसमें हमें फिल करना होता था, तो इसी तरह बच्चे को दे दी जाती है कहानी और वो उसे फिल करता है। तो फिर क्या वो अपने हिसाब से वो जो शब्दों का प्रयोग करेगा, जिस तरीके से उसे कंप्लीट करेगा, और कह सकते हैं कि अपने विचार, अपने व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग वो उसकी पूर्ति करता है, तो उसी हिसाब से उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। ये था सेंटेंस और स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। इसे शब्द साहचर्य परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के नाम से भी, यानी फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये जो दिया, ये दिया कंसेप्ट, ये परीक्षण दिया गाल्टन ने। कब दिया, 1879 में। 1879 में गाल्टन ने दिया। इसमें गाल्टन ने शब्द सूची के प्रयोग के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व को जानना चाहा, जिसमें जो गाल्टन है उन्होंने 75 शब्द, 75 वर्ड्स की एक लिस्ट का यूज किया। और वहीं युंग ने इसी प्रयोग में 1904 में, यानी 1904 में 100 शब्दों की सूची का प्रयोग किया। इसमें क्या किया जाता है, जो बच्चे हैं उनकी शब्दों की सहायता से प्रतिक्रिया का पता लगाया जाता है। यानी कुछ एक शब्द हैं वो बच्चों को दे दिए जाते हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से शब्दों का प्रयोग करने की छूट होती है। वो जिस हिसाब से जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसी हिसाब से उनके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। और ये जो प्रयोग है ये एक तरीके से जो मानसिक रोगी हैं, जिनको मेंटली प्रॉब्लम है, मानसिक रोगी बच्चे हैं, उनके इलाज के लिए भी ये
परीक्षण इंपॉर्टेंट है। कौन सा? शब्द साहचर्य परीक्षण। क्योंकि बच्चे एक वर्ड के अकॉर्डिंग, यानी बच्चों को या तो कुछ वर्ड की लिस्ट दे दी गई, उनमें से बच्चे पर्टिकुलर वर्ड्स को पुटअप कर रहे हैं, तो इससे क्या है, उनका व्यक्तित्व का पता लगेगा कि उनके अंदर क्या चल रहा है। वो उनके अंदर जो चल रहा होगा वो उसी हिसाब के वर्ड्स को यूज करेंगे, तो इससे पता चलता है बच्चे के व्यक्तित्व का, उसका निर्धारण होता है। तो ये थी हमारी 5वीं परीक्षण। और अगली जो विधि या परीक्षण है वो है खेल या नाटक विधि या खेल या नाटक परीक्षण, हम इन्हें कह सकते हैं। ये जो परीक्षण है या ये जो विधि है वो दी मोरेनो ने ये विधि दी थी। इसमें जो बच्चे के अचेतन मन है उसकी भावनाओं को जानने का प्रयास किया जाता है। कैसे? वो देखिए, एक एग्जांपल से समझिए कि मान के चलिए किसी बच्चे से पूछा जाता है कि उसे कौन सा खेल पसंद है और वो कहता है कि उसे शतरंज पसंद है, तो हम कह सकते हैं कि उसका मानसिक विकास काफी अच्छा है, वो एक प्रतिभाशाली बच्चा है। या फिर कहो कि नाटक की बात करें तो किसी बच्चे से हमने पूछा कि रामलीला में उसे किसका रोल ज्यादा अच्छा लगता है, रावण का या राम का? अगर वो कहता है रावण का, तो इससे पता चलता है कि उसके व्यक्तित्व में क्रोधी स्वभाव का, या फिर कह सकते हैं कि वो इदम प्रवृत्ति का बहुत ज्यादा है, इसलिए उसने रावण के रोल को चूज किया। अगर वो बच्चा राम के रोल के लिए बोलता है कि राम का रोल मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें करुणा, दया भाव, इस प्रकार के स्वभाव का वो व्यक्तित्व रखता है। तो एक तरीके से ये 3 विधियां हैं, लेकिन इन्हें परीक्षण की तरह भी यूज किया जाता है। तो ये था हमारा खेल और नाटक विधि, जिसमें बच्चे के खेल और नाटक के अनुसार उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है चित्र नैराश्य विधि। ये इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं रोजेनबिंग ने ये दिया था। इसमें 24 कार्ड होते हैं, यानी 12 कार्ड महिलाओं के लिए और 12 कार्ड होते हैं पुरुषों के लिए। तो इस तरीके से इसमें टोटल 24 कार्ड होते हैं। इसे इन कार्डों को दिखाकर महिला और पुरुषों से कहें कि उनके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है, उनके अंदर कितनी कुंठा और निराशा भरी हुई है उसका पता लगाया जाता है। चित्र दिखाए जाते हैं उन्हें। मान के चलिए उदाहरण में कि 2 औरतें बैठी हैं, 2 महिलाएं बैठी हैं, उनको ये चित्र दिखाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि मतलब 2 महिलाएं एक महिला से पूछेंगी कि बताइए इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो एक महिला कहती है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ डूबे जा रहा है। तो फिर कह सकते हैं कि उसका जो जीवन है उसमें काफी निराशा और वो दुखपूर्ण रहा है, या फिर उसमें काफी दुख भरा हुआ है, इसलिए उसने कहा डूबा जा रहा है। दूसरी महिला से पूछा कि इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो वो महिला कहेगी कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो यानी कह सकते हैं कि उस महिला का जो जीवन है काफी खुश, प्रसन्नता पूर्वक, यानी काफी कह सकते हैं कि वो प्रफुल्लता से भरा हुआ है, इसलिए उसने बोला कि ऊपर आ रहा है। दूसरी ने बोला इसी चित्र को देखते हुए कि सब कुछ डूब रहा है, नीचे जा रहा है, तो यानी उसका जीवन कैसा कुंठा से भरा हुआ है। तो इस चित्र नैराश्य विधि से कुंठा और निराशा का मापन किया जाता है कि व्यक्ति के अंदर कितनी कुंठा और निराशा है, चित्रों के माध्यम से। इसमें 24 कार्ड होते हैं, 12+12। फिर नेक्स्ट जो विधि आती है वो है अभिव्यक्ति परीक्षण विधि, जिसके प्रवर्तक हैं मैकोवर। इसमें बालक को एक इच्छा के अनुसार चित्र बनाने को कहा जाता है और बच्चा अपने मन में जो आता है वो चित्र बनाता है और उस चित्र के माध्यम से उस बच्चे के व्यक्तित्व का या व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। क्योंकि इधर उसको स्वतंत्रता होती है किसी भी तरह के चित्र बनाने की, और उस चित्र में वो क्या करता है, अपने अंदर की जो भावना, यानी अनकॉन्शियस माइंड में जो उसकी भावनाएं छुपी हुई हैं उनको वो व्यक्त करता है। एक तरीके से यहाँ पर वो अपने संवेग और अचेतन मन के अंदर जो भी है उन्हें व्यक्त करता है, सिर्फ एक चित्र बनाकर। तो इस चित्र के माध्यम से यहाँ पर बच्चे के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। वैसे तो मैंने आपको 6 टोटल परीक्षण बताए थे, लेकिन ये अन्य 2 भी मैंने ऐड कर दिए क्योंकि ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 तरीके की विधियां हैं जिन्हें एज ए परीक्षण भी यूज किया जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंक ब्लॉट टेस्ट, TAT, CAT जो कि हमने पढ़े, और SCT। ये 4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा ये अन्य भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ये आज हमने पूरी प्रक्षेपण विधियों को पढ़ा। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम अप्रक्षेपण विधि और मनोविश्लेषणात्मक विधियों को जानेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों तक। थैंक यू।